नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में चंद्रयान-3 के बारे में। 23 अगस्त सन 2023 भारत के चंद्रयान-3 मिशन ने चांद पर सफलतापूर्वक कदम रख दिए हैं। पूरे देश के लिए गर्व का माहौल है कि हमारे चंद्रयान-3 ने चांद के साउथ पोल, जहां तक अभी भी कोई देश सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है, वहां पर चंद्रयान-3 ने वो कारनामा करके दिखाया है। अगर बात करें चांद पर जाने की, तो हमसे पहले केवल 3 देश ऐसा कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सोवियत रूस, अमेरिका और चाइना। जिसके बाद भारत ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है एक रोवर मिशन की। लेकिन अगर बात करें साउथ पोल पर जाने की, तो साउथ पोल पर अभी तक किसी भी देश ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवाई है। ये केवल एकमात्र देश है हमारा भारत। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे चंद्रयान-3 के बारे में, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, क्या क्या कमियां रह गई थी चंद्रयान-2 में, और देखते हैं चंद्रयान-3 के बारे में। लेकिन क्या ये मिशन इसरो के लिए इतना आसान था? चंद्रयान-2 के बारे में हमने जो कुछ भी देखा, उन सब के क्या कारण थे? अब चंद्रयान-3 के चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के क्या मायने हैं? इसरो के अगले मिशन कौन कौन से हैं जो स्पेस क्राफ्ट की ओर आगे जाने वाला है? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे और बात करेंगे भारत के तीनों चंद्रयानों के इतिहास के बारे में। तो चलिए, दूसरे ग्रहों पर मौजूद संसाधन और जीवन की उपलब्धता के बारे में जानकारी के लिए विश्व के बहुत सारे देशों ने प्रयास किए। अगर हम बात करें दोस्तों चंद्रमा के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहला सफल मिशन जो किया था वो सोवियत रूस ने किया था। 14 सितंबर 1959 को इसने चांद पर एक इम्पैक्ट प्रोब मिशन सक्सेसफुल किया था। इम्पैक्ट मिशन वो होते हैं जिसमें ऑर्बिटर का एक हिस्सा चंद्रमा से जाके क्रैश लैंड कराया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि जब वो हिस्सा ऑर्बिटर का चांद से टकरा रहा होता है, तो उस समय कुछ रीडिंग से ली जाती है जो कि चांद की सतह, वहाँ पर मौजूद संसाधनों की उपलब्धता और उसके वातावरण की जानकारी हमें देते हैं। दोस्तों, सोवियत रूस के द्वारा ही हमें चांद की पहली इमेज दी गई, जो कि उसी के एक स्पेसक्राफ्ट लूना 3 के द्वारा प्रदान की गई है। लूना 3 एक फ्लाई बाय मिशन था। फ्लाई बाय मिशन वो होते हैं जो चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर तो नहीं लगाते, किंतु उसके पास से गुजरते हैं। और जब ये पास से गुजरते हैं तो इनके द्वारा चंद्रमा की फोटो और उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। आज विश्व के शक्तिशाली देशों में गिनती किए जाने वाले अमेरिका की हालत कुछ इस तरह की थी कि उसने सन 1958 में चांद पर अपने कई सारे मिशन लॉन्च किए थे, लेकिन उनमें से एक भी मिशन दोस्तों सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अगर नासा की बात करें हम, तो 1965 में नासा का पहला मिशन था रेंजर 7, जो कि एक मून इम्पैक्ट मिशन था, जो कि पहला सक्सेसफुल मिशन था नासा का। फ्लाई बाय मिशन एंड इम्पैक्ट मिशन के बाद अगली जो कैटेगरी आती है वो आती है लैंडर कैटेगरी। मतलब इसमें स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद की सतह पर लैंड कराया जाता है। तो इसमें भी सबसे पहला नाम आता है सोवियत रूस का। सन 1966 में लूना 9 ये स्पेसक्राफ्ट को सोवियत रूस ने चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंड कराया था, और वो पहली कंट्री बन गया था जिसने चांद पर अपना कोई भी स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा लैंड कराया हो। अगर बात की जाए पहले सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन की, तो इसमें भी नाम आता है सोवियत रूस का, जिसने लूना 10 स्पेसक्राफ्ट के जरिए चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक अपना ऑर्बिट पहुंचाया था, जो कि चांद के चारों ओर परिक्रमा उसकी कक्षा में करता है। अब हम बात करें चांद की सतह पर इंसानों को भेजने की, तो ये काम दोस्तों अभी तक केवल अमेरिका ही कर पाया है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने 20 जुलाई सन 1969 को अपोलो 11 मिशन के द्वारा चांद की सतह पर इंसानों की पुष्टि की। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा था। और इस अपोलो 11 की पूरे स्पेसक्राफ्ट को या पूरे मिशन को मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग के रूप में देखा गया, क्योंकि चांद की सतह पर इंसान का पहुंचना एक बहुत गर्व की बात। चांद पर इंसानों को भेजने वाला अंतिम मिशन भी नासा के द्वारा ही किया गया था। अपोलो 17 सन 1972 में वह अंतिम मिशन था जो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके द्वारा इंसानों को आखिरी बार चांद पर भेजा गया था। फिर इसके बाद किसी भी देश ने चांद की सतह पर इंसानों को भेजने के लिए प्रयास नहीं किए गए। यहाँ तक कि कोई भी देश अभी तक ऐसा नहीं कर पाया है, अमेरिका को छोड़ के। अगर हम बात करें भारत के स्पेस प्रोग्राम्स की, तो भारत में सारे स्पेस प्रोग्राम्स, अंतरिक्ष अन्वेषण संबंधित सारे कार्य, वैज्ञानिक खोज से संबंधित सारे कार्य इसरो के द्वारा किए जाते हैं। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
इसकी स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है और इसरो के द्वारा पहला अंतरिक्षयान जो अंतरिक्ष में भेजा गया था वो आर्यभट्ट था अप्रैल 1975 में। बात करें इसरो की तो आज़ादी के बाद इसरो की स्थापना तो उसमें बहुत सारी शुरुआत में दिक्कत गई थी दोस्तों। पहले की आपने फोटोज भी देखी होंगी जब वैज्ञानिक रॉकेट के उपकरण और उनके हिस्सों को बैलगाड़ी और साइकिल पर लेके जाते थे, जो कि उस समय की हमारी टेक्नोलॉजी थी। और सोचिए दोस्तों, आज हम उसी टेक्नोलॉजी के दम पर चांद पर पहुंच गए हैं। तो हमने कहां से लेकर कहां तक का सफ़र तय किया है, इसके लिए पूरा इसका क्रेडिट जो है हमारे देश के वैज्ञानिकों को दिया जाता है, जिनके अथक प्रयास के जरिए ही आज हमने ये गौरवमय उपलब्धि हासिल की है। बात करें चंद्रयान 1 की तो चंद्रमा से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए भारत ने अपना चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया था 22 अक्टूबर सन 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C11 एक हेवी रॉकेट के जरिए से लॉन्च किया गया था। इसकी कुल लागत दोस्तों 386 करोड़ रुपए उस समय आई थी। चंद्रयान 1 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया था। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि चंद्रयान 1 एक इम्पैक्ट मिशन था। इम्पैक्ट मिशन का मतलब स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा चांद के एक हिस्से से जाके टकराएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार हमें इसे चांद के साउथ पोल पर इम्पैक्ट करवाना था, जो कि सही भी हुआ। और ऐसा करने के साथ ही दोस्तों भारत दुनिया का 5वां देश बन गया जिसने अपना इम्पैक्ट मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया है। भारत से पहले ये काम सोवियत रूस, USA, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और 5वां देश भारत जिसने इस तरह के मिशन को सक्सेसफुली अपडेट किया था। चंद्रयान 1 का जो हिस्सा चांद के सतह पर टकराया उस जगह को दोस्तों जवाहर पॉइंट नाम दिया गया। चंद्रयान 1 ने लगभग 312 दिन तक सफलतापूर्वक काम किया और वहां पर कई सारी जानकारियां हमारे भारत को दी, जिसमें हम जान सकते हैं मिट्टी की संरचना, मौसम की संरचना, किस तरह का वातावरणीय दशा वहां पर उपस्थित है। इसके अलावा चंद्रयान 1 को जाना जाता है उसके सबसे स्पेशल काम के लिए जो वहां पर है पानी की उपस्थिति का पता लगाना। इस काम ने दुनिया के सामने भारत को शीर्ष स्थान पर लाकर रख दिया, क्योंकि अभी तक किसी भी मिशन ने यह पुष्टि नहीं की थी कि चांद पर पानी भी हो सकता है। चंद्रयान 1 जैसे स्पेशल मिशन के बाद भारत ने अपने कदम बढ़ाए चंद्रयान 2 के बारे में। अब हम यहाँ पे आपको ये ध्यान दिला दें कि चंद्रयान 1 जहाँ पर एक इम्पैक्ट मिशन था, उसका काम चंद्रमा की सतह से एक इम्पैक्ट करना था, टकराना था। वही चंद्रयान 2 एक 3 मॉड्यूल बेस्ड मिशन था जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर था, जिनके बारे में हम आपको आगे जानकारी दे रहे हैं। चंद्रयान 2 20 अगस्त सन 2019 को मून के ऑर्बिट में स्थापित हो गया था। अब इसके बाद यहाँ पर इसके 3 हिस्सों का काम करना बहुत ही जरूरी था। पहला, ऑर्बिटर मॉड्यूल, मतलब ऑर्बिट चंद्रमा के चारों ओर उसकी कक्षा में परिक्रमा करेगा और चांद के विभिन्न तरीकों से हमें उसकी फोटोज और वायुमंडलीय दशाओं का पता हमें देगा। इसके बाद उस ऑर्बिट इन स्पेसक्राफ्ट में से एक लैंडर विक्रम, जिसे चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, उसे अलग होकर यह काम करना था। उस लैंडर विक्रम में से प्रज्ञान रोवर एक रोबोटिक मशीन टाइप जैसी होती है जिसमें व्हीकल लगे होते हैं और उसका काम होता था चांद की सतह पर मूव करना, जिससे वो डायरेक्टली चांद के कनेक्ट में आता और वहाँ की मिट्टी, जलवायु और जो भी संसाधन मौजूद है वहाँ पर उनकी जानकारी भारत को देता। लेकिन दोस्तों हुआ क्या था, ये लैंडर विक्रम चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर ऊपर जैसे ही ये लैंडिंग कर रहा था, इसके बाद इसका संबंध वैज्ञानिकों से, इसका कांटेक्ट टूट गया, ये वैज्ञानिकों के संपर्क से बाहर हो गया। इसके बाद इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, न लैंडर विक्रम के बारे में न रोवर प्रज्ञान के बारे में। बाद में एक स्टेटमेंट में इसरो के चीफ द्वारा ये कहा गया कि वेलोसिटी की वजह से लैंडर विक्रम चंद्रमा के वायुमंडल में उतरते के साथ ही क्रैश लैंड हो गया। अब इस मिशन को कुछ लोग सक्सेसफुली मानते हैं और कुछ लोग इसे फेलियर मानते हैं। मेरे हिसाब से ये आंशिक सक्सेसफुल एक मिशन था और बहुत हद तक ये सक्सेसफुल भी था, क्योंकि इसमें केवल हमारा लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर ही हमसे संपर्क में नहीं रहा, लेकिन ऑर्बिट आज भी टिल डेट वो चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा है और वैज्ञानिकों की सहायता कर रहा है। तो इसे हम एक फेलियर मिशन तो बिल्कुल भी नहीं मान सकते। जो हुआ वो सबकी कल्पना से परे था। सारे वैज्ञानिकों में निराशा की लहर दौड़ गई, लेकिन पूरा देश वैज्ञानिकों के साथ खड़ा था।
अब दोस्तों हम स्पेस को कोई छोटी मोटी चीज़ तो मान नहीं सकते। यहाँ पर कई मिशन तो ऐसे भी हुए विभिन्न देशों के द्वारा जिसमें जो वैज्ञानिक गए थे, एस्ट्रोनॉट्स गए थे, उनकी मौत तक हो गई। तो हमारे साथ ऐसी घटना तो नहीं हुई, हम उनसे बहुत आगे हैं। आधा सफल आधा विफल, कुछ कमियां हमारे में रह गई होंगी। उन कमियों को दूर करने के साथ फिर हमने आगे कदम बढ़ाए चंद्रयान 3 की ओर। तो अब हम देखते हैं चंद्रयान 3 का पूरा इतिहास, हमने कैसे इसे डिज़ाइन किया, कैसे लॉन्च किया और इसके सक्सेस की पूरी कहानी। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के लॉन्च की। तो 14 जुलाई सन 2023 को भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया, जो कि सक्सेसफुली चंद्रमा के ऑर्बिट में एंटर भी हो गया 5 अगस्त को। इसे LVM M4 एक पावरफुल हेवी रॉकेट के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया था। अब चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद 3 काम शुरू होते हैं। ऑर्बिट के द्वारा लैंडर विक्रम को अलग करना, फिर उसके बाद लैंडर विक्रम को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना थी। लेकिन चंद्रमा का जो साउथ पोल होता है दोस्तों, वो सूर्य के प्रकाश से दूर होता है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता और वहाँ पर गड्ढे भी ज़्यादा होते हैं। जो गलतियाँ मतलब टेक्निक्स की कमी हुई थी चंद्रयान 2 के समय, उसी से दूर रहने के लिए इस बार वैज्ञानिकों ने जो विक्रम लैंडर का लैंडिंग एरिया था उसको बहुत बड़ा कर दिया गया था, ताकि उसके बीच में एक अच्छी जगह पर इसे लैंड कराया जा सके। इसलिए दोस्तों 23 अगस्त सन 2023 को लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के साउथ पोल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग की। फिर इसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकला और रोवर प्रज्ञान के बाहर निकलते हुए की इमेजेस लैंडर विक्रम ने इसरो को सेंड की है। वहाँ पर जितने भी जो केमिकल्स होंगे चंद्रमा की सतह पर, मॉलिक्यूल्स होंगे, आनुवंशिक घटनाएं होंगी, पानी की उपस्थिति, मौसम की जानकारी, ये सारी घटनाओं का जायजा अगले 14 दिनों में रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर मूव करते हुए लेगा। क्योंकि अगले 14 दिन भारत के लिए बहुत ही अहम है। लूनार डे, चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। उसके बाद चंद्रमा पर लूनर नाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या होता है, दिन की अपेक्षा नाइट का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम हो जाता है। चंद्रमा का रात का टेम्परेचर -200 डिग्री से भी कम हो जाता है और इतने कम टेम्परेचर पर किसी भी टेक्निक या डिवाइस का काम करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब आगे क्या, में भी हम होप करते हैं कि चंद्रयान 3 चांद से जुड़े सारे रहस्यों को सुलझा सके और वैज्ञानिकों की ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मदद कर सके। इसके बाद इसरो इस साल और अगले साल के अंत तक सूर्य और मिशन गगनयान पर काम कर रहा है। आदित्य L1 उसका एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो सूर्य से जुड़े सारे तथ्यों को हमारे सामने ला सकता है। फिर इसके बाद इसरो मिशन गगनयान पर काम करने वाला है दोस्तों, उस पर काम चल भी रहा है। इसमें स्पेस पे 5 से 7 दिनों तक अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का काम भी इसरो कर रहा है। जैसे ही कोई अपडेट्स आते हैं, मिशन लॉन्च होते हैं या साइंस से जुड़े कोई भी नए काम होते हैं, तो हम सबसे पहले उस पर वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि नेशनल टॉपिक्स और जो भी समसामयिक घटनाएं घटने वाली है उन पर हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।